नमस्कार साथियों, सनशाइन जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों के सामने मास्टर ऑफ करेंट अफेयर्स साप्ताहिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं पर आधारित एमसीक्यू सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसे 20 फरवरी से 26 फरवरी 2022 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को सम्मिलित किया गया है। साथियों, आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की नीति को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान। साथियों, यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, अर्थात अपने क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए इस नीति की मंजूरी जम्मू कश्मीर सरकार ने दी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, जम्मू कश्मीर। आइए इससे संबंधित कुछ सूचनाओं को देखते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। इनकी अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद ने जम्मू कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की नीति की मंजूरी दी है। यहाँ पे न्यूनतम 51% एफडीआई, जिसे 100 करोड़ रुपए से अधिक विदेशी निवेश की सुविधा प्रदान करना इनकी नीति में शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं, हेल्थ स्टार रेटिंग किस संगठन की एक पहल है? हेल्थ स्टार रेटिंग किस संगठन की पहल है? ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी FSSAI, ऑप्शन सी FCI, ऑप्शन डी MCI। यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा हेल्थ स्टार रेटिंग दिया जाएगा। पैकेज्ड फूड, खाद्य पदार्थ जो हैं उनके ऊपर सिंबल लगाया जाएगा, स्टार मार्का दिया जाएगा। आइए इससे संबंधित कुछ जानकारी को देखते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के निर्देशों के तहत अब पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर हेल्थ स्टार रेटिंग दर्शाई जाएगी। सितारों की संख्या इंगित करेगी कि वस्तु कितनी स्वस्थ या अस्वस्थ है। यह रेटिंग खाद्य पदार्थ में मौजूद वसा, फैट, शुगर, नमक आदि की मात्रा पर आधारित होगी। इसके लिए सहायक अध्ययन भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा किया गया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी, अगस्त 2011 में, और यह खाद्यान्न से संबंधित उसके संरक्षण और उसके मानक को अधिकृत करने का कार्य करती है। और इसका न्यायिक क्षेत्र पूरे भारत है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और पेरेंट एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी पेरेंट एजेंसी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में खबरों में देखा जाने वाला इंट्राकॉर्सिकल विजुअल प्रोस्थेसिस ICVP किस क्षेत्र से जुड़ा है? ऑप्शन ए WTO, ऑप्शन बी NATO, ऑप्शन सी कृत्रिम दृष्टि, ऑप्शन डी कृत्रिम हृदय। ये इंट्राकॉर्सिकल विजुअल प्रोस्थेसिस का संबंध कृत्रिम दृष्टि से है। मनुष्य को नए तरीके से दृष्टि प्रदान करना है, जिन्हें
जिनकी दृष्टि खो चुकी है या जिन्हें दृष्टि दोष है या जिनकी आंखें नहीं है, उन्हें कृत्रिम तरीके से आंखें प्रदान करने का यह एक तरीका है। आइए इससे संबंधित जानकारी को देखते हैं। इंट्राकॉर्टिकल विजुअल प्रोस्थेसिस ICVP को अध्ययन के पहले प्रतिभागी में सफलतापूर्वक शल्य चिकित्सा द्वारा प्रत्यारोपित किया गया। कहा जाता है कि इस प्रणाली में उन लोगों को आंशिक दृष्टि बहाल करने की क्षमता है जिन्होंने अपनी दृष्टि खो दी है। ICVP एक इम्प्लांट है जो रेटिना और ऑप्टिक नसों को बाईपास सर्जरी के द्वारा विजुअल कॉर्टेक्स से जोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा संस्थान भारत में सभी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स को अधिकृत करता है? प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स अर्थात फाइनेंस से जुड़ी हुई ये बातें, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स। और ऑप्शन है इसका SBI पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन RBI, तीसरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और चौथा ऑप्शन है एक्सिम बैंक। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया को समझने के लिए यह देखा जा सकता है कि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो है अर्थात कार्यकलाप करने के पहले आपको पेमेंट करना है। कार्यकलाप करने के पहले आपको पेमेंट करना है, करने के बाद पेमेंट नहीं करना है। ये पेमेंट कैसे होगा? प्रीपेड होगा। यदि मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच कोई समझौता हो रहा है तो उस समझौता के पहले ही अगर इनके पास से इनको पैसा देना है तो पहले दिया जाएगा, या बी के पास से अगर ए को पैसा देना है तो पहले दिया जाएगा। और प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है ये कि ये सरकार को बिना बताए ये काम हो रहा है, तो ये गलत है। इसका सही आंसर है बी, RBI। RBI के नियमों से आगे जाकर के कुछ कार्य किए जा रहे हैं। आइए उस सूचना को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 PSS एक्ट के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत भारत में सभी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को अधिकृत करता है। RBI ने हाल ही में कार पूलिंग ऐप S-Ride के खिलाफ जनता को आगाह किया कि यह फर्म PSS अधिनियम 2007 के तहत केंद्रीय बैंक से प्राधिकरण के बिना एक सेमी क्लोज्ड प्रीपेड साधन है। और इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि ये दो ऐप है, एक है S-Ride ऐप है और एक कार पूलिंग ऐप है। ये दोनों ऐप उस व्यक्ति को सुविधा प्रदान करती है जो आप यदि गाड़ी के राइडर हैं या कार चालक हैं या अपनी गाड़ी को लेकर के जा रहे हैं तो अपनी सूचना इस ऐप पर डाल दीजिए कि हमें सवारी की ज़रूरत है, और वो सवारी आपको रास्ते में मिलेंगे, क्योंकि उस सवारी को भी आपकी ज़रूरत है, उन्हें भी यात्रा करनी है और रास्ते में उन्हें सवारी नहीं मिल रही है, तो वो इस S-Ride या कार पूलिंग ऐप पे अपनी सूचना शेयर कर देंगे और दोनों को कम्युनिकेट कराने का जो कार्य है वह S-Ride कार पूलिंग ऐप के द्वारा कर दिया जाएगा। ये कार पूलिंग ऐप है, देखिए यहाँ पे कार है और इन्हें यात्रा की ज़रूरत है और देखिए इन्हें भी यात्रा की ज़रूरत है, तो हम ऐप पे डाल देंगे अपनी सूचना को ये ऐप पे डाल दिए होंगे और अपनी सूचना को ये ऐप पे डाल दिए होंगे, और रियल टाइम में दोनों को कम्युनिकेट कराने का कार्य ये कारपूल ऐप कर रहा है और S-Ride ऐप कर रहा है। कारपूल इज रिवोल्यूशनरी एंड फन वे टू कम्यूट whether you are a car owner, bike owner or a rider. Just post your ride details on S-Ride and we will match you with co-riders on your way. और ये RBI के नियम के विरुद्ध जाकर के एक ऐप चलाया जा रहा था, तो अपनी जनता को RBI के द्वारा आगाह किया गया है कि इस पे जुड़ करके अपना कार्य ना करें, आपको धोखा हो सकता है। The Payment and Settlement System Act 2007, an act to provide for the regulation and the supervision of payment systems in India,
and to designate the Reserve Bank of India as the authority of that purpose and for matters concerned। जितने भी मनी के रेगुलेशन की बातें होंगी वो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत आरबीआई को यह अथॉरिटी प्रदान किया गया है। आरबीआई को इससे सारे मैटर जो जुड़े हुए हैं आरबीआई से ऑथोराइज होने के बाद ही कार्य करेंगे, लेकिन ये ऑथोराइज्ड आरबीआई से नहीं है। और आरबीआई जनता को मनाही कर रही है कि एस राइडर कारपूल ऐप में अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें, आपका पैसा चोरी भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय गणितज्ञ को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अमृता पाल, ऑप्शन बी नीना गुप्ता, ऑप्शन सी सत्येंद्र शर्मा, ऑप्शन डी सुमन राजे। रामानुजन पुरस्कार 2021 का पुरस्कार नीना गुप्ता जी को प्रदान किया गया है। आइए इससे संबंधित जानकारी को देख लेते हैं। कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ प्रोफेसर नीना गुप्ता को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 2021 के लिए अफाइन एल्जेब्रिक ज्योमेट्री और कम्यूटेटिव एल्जेब्रा में उन्हें महत्वपूर्ण कार्य के लिए पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार 45 वर्ष से कम आयु के गणितज्ञों को दिया जाता है जिन्होंने किसी विकासशील देश में उत्कृष्ट अनुसंधान किया। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान ISI अनुसंधान, शिक्षण एवं सांख्यिकीय अनुप्रयोग, प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के प्रति समर्पित एक अद्वितीय संस्था है। 7 दिसंबर 1931 को कोलकाता में प्रोफेसर PC महालनोबिस के द्वारा, प्रकाश चंद्र महालनोबिस, इनका पूरा नाम है प्रकाश चंद्र महालनोबिस, इनके द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे 1959 में संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दे दिया गया। 29 जून को PC महालनोबिस का जन्मदिन मनाया जाता है और सांख्यिकी दिवस इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ISI का मुख्यालय कोलकाता महानगर में इसके उत्तरी छोर में स्थित है। इसके 4 केंद्र हैं, दिल्ली, बेंगलौर, चेन्नई और तेजपुर। सांख्यिकी और संबंधित विषयों में अनुसंधान संस्थान का प्राथमिक गतिविधि है। शिक्षण गतिविधियां मुख्य रूप से कोलकाता, दिल्ली और बेंगलौर में किए जाते हैं। भारत में कई अन्य शहरों में स्थित संस्थान के कार्यालय मुख्य रूप से सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण और संचालन, अनुसंधान परियोजनाओं और परामर्शी में लगे हुए हैं। ये हैं नीना गुप्ता, इन्हें दिया गया है रामानुजन पुरस्कार 2021। इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए RBI के गवर्नर, ऑप्शन बी केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी CBDT के अध्यक्ष। यहाँ पे FSDC फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, FSDC का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, फुल फॉर्म। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री जी के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा मुंबई में इसकी अध्यक्षता की गई, बैठक का आयोजन किया गया था। हाल ही में बैठक का आयोजन भी किया गया था। यहाँ पे आंसर बी सही आंसर होगा। संबंधित जानकारी को देख लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक आयोजित की गई। परिषद ने वित्तीय क्षेत्र के विकास और व्यापक आर्थिक स्थिरता के साथ समावेशी आर्थिक विकास हासिल करने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा की। इस परिषद ने मुद्रा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न परिचालन मुद्दों पर चर्चा की।
FSDC फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। रघुराम राजन कमेटी की सिफारिश पे हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय साधन व योग्यता छात्रवृत्ति योजना नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए 2022 से 23 तक, ऑप्शन बी 2025 से 26 तक, ऑप्शन सी 2024 से 25 तक, ऑप्शन डी 2023 से 24 तक। इसका सही आंसर है बी 2025 से 26 तक। 31 मार्च 26 को इसे समाप्त कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय साधन व योग्यता छात्रवृत्ति योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। पात्रता मानदंड में कुछ बदलाव किए गए हैं। आय की सीमा पहले 1.5 लाख रुपये थी। जिनकी आय 1.5 लाख रुपये से कम है या अथवा 1.5 लाख रुपये 1.5 लाख रुपीज़ हैं, उन्हें बढ़ा करके 3.5 लाख रुपीज़ प्रति वर्ष कर दी गई है। जिनके माता पिता के आय 3.5 लाख रुपये से कम है या 3.5 लाख रुपये है, उनके बच्चे इस छात्रवृत्ति योजना के पात्र बन सकते हैं और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका उद्देश्य मेधावी छात्रों को कक्षा 8 से बाहर होने से रोकना और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म, ये प्रतिवर्ष ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है और 10वीं, 11वीं, 12वीं और 9वीं क्लास के लिए प्रति माह 500 रुपये की दर से प्रतिवर्ष 6,000 रुपये प्रदान किया जाता है। 1 लाख बच्चों को यह प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2022 शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में संपन्न पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? शीतकालीन ओलंपिक 2022 में बीजिंग में जो हुई है, शीर्ष पदक तालिका में शीर्ष पे कौन है? ऑप्शन है नॉर्वे, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी स्वीडन। बीजिंग ओलंपिक के पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान नॉर्वे का है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आइए इससे जुड़ी कुछ जानकारी को देख लेते हैं। नॉर्वे ने 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में 16 स्वर्ण के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके बाद जर्मनी ने 12 स्वर्ण और चीन 9 स्वर्ण जीते। नॉर्वे कुल 37 पदक, जर्मनी 27 पदक, चीन 15 पदक, कुल 15 पदक चीन जीते हैं और नॉर्वे 37 पदक के साथ नंबर 1 पे 1 2 3 1 2 3 तीनों पदक तालिका में नंबर 1 2 3 पर। 4 से 20 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। 24वें विंटर ओलंपिक का और 25वें विंटर ओलंपिक का आयोजन इटली में किया जाने वाला है। 2026 में किया जाएगा। अभी जो ओलंपिक खत्म हुए हैं बीजिंग ओलंपिक, उसमें 2871 एथलीट्स 91 देश के एथलीट थे, भाग लिए थे। 4 फरवरी से 20 फरवरी तक यह कार्यक्रम चला था। इसका मोटो था टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। 25वां ओलंपिक विंटर ओलंपिक जो है वह 26 में इटली में आयोजित किया जाएगा। 2 शहर इटली के हैं, एक मिलानो और एक कॉर्टिना। और ओलंपिक का आयोजन 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित करने की योजना है। अगला देखते हैं प्रश्न, भारत ने फरवरी 2022 में किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते इकोनॉमिक पार्टनरशिप है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट सेपा पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी यूएई और ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही आंसर है यूएई के साथ भारत का सेपा चार्टर पे हस्ताक्षर हुआ है, भारत और यूएई का।
CEPA क्या होता है देख लेते हैं। एग्रीमेंट जो ये है, कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इसमें किया जाता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये बिटवीन टू कंट्रीज, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। यहाँ पे होता है कि फ्री इकोनॉमी होता है, ट्रेडिंग होता है, आयात और निर्यात फ्री हो जाता है। UAE से जो भी हमारा व्यापार होगा, आयात होगा या निर्यात होगा, तो इस पे टैक्स या तो कम लगेंगे या फ्री हो जाएंगे। तो सारी वस्तुओं पर फ्री नहीं होता है, कुछ वस्तुओं को फ्री कर दिया जाए। विश्व बैंक के रिवार्ड कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? विश्व बैंक के रिवार्ड कार्यक्रम का उद्देश्य ऑप्शन ए शहरी विकास, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास, ऑप्शन सी वाटरशेड मैनेजमेंट, ऑप्शन डी कृषि विकास। यहाँ पे सही ऑप्शन है इसका सी, वाटरशेड मैनेजमेंट विश्व बैंक के रिवार्ड कार्यक्रम का उद्देश्य है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व बैंक की उदार खिड़की कहे जाने वाली IBRD के द्वारा भारत सरकार को यह ऋण प्रदान किया जाएगा। तमिलनाडु और ओडिशा में वाटरशेड मैनेजमेंट अर्थात एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए यह कार्य किया जाएगा। इससे संबंधित कुछ जानकारी को देख लेते हैं। भारत सरकार, कर्नाटक और ओडिशा राज्य की सरकारों और विश्व बैंक ने, माफ कीजिएगा तमिलनाडु आप सब पहले बता दिए थे, कर्नाटक और ओडिशा राज्य की सरकार और भारत सरकार मिलकर के विश्व बैंक के साथ एक समझौता किया है, जिसमें IBRD विश्व बैंक की उदार खिड़की कही जाने वाली संस्था से $115 मिलियन का ऋण प्रदान किया जाएगा इन दोनों राज्यों को। और इससे यहाँ पे वाटरशेड मैनेजमेंट का डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा, जिसमें कृषि विकास को बढ़ावा मिलेगा। निपुण भारत मिशन के पायलट प्रोजेक्ट के तहत कितने राज्यों का चयन किया गया है? माफ कीजिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ था। निपुण भारत मिशन के पायलट प्रोजेक्ट के तहत कितने राज्यों का चयन किया जा रहा है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन डी 9। यहाँ पे सही ऑप्शन है 5। 5 राज्यों का चयन किया जा रहा है निपुण भारत मिशन के तहत पायलट प्रोजेक्ट के लिए तय किया जा रहा है। इससे संबंधित जानकारी को देखते हैं। निपुण भारत योजना को शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 जुलाई 2021 को आरंभ किया गया है। इस योजना का पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी है। इस योजना के माध्यम से सक्षम वातावरण का निर्माण करना है ताकि बच्चों को न्यूमरेसी और रीडिंग स्किल को डेवलप किया जा सके। क्योंकि तीसरी और 5वीं के कक्षा के बच्चों को यदि देखा जा रहा है तो सरकारी स्कूल के बच्चे किताब पढ़ना और नंबर सिस्टम की थोड़ी सी भी जानकारी उनके पास नहीं है। जो चाहिए तीसरी क्लास और 5वीं क्लास में वो उनके पास स्किल नहीं है। तो इसी स्किल को डेवलप करने के लिए, उसके लिए वातावरण निर्माण करने के लिए निपुण भारत मिशन पायलट प्रोजेक्ट पर शुरू किया गया। इसे बाद में पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान को चुना गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी ओडिशा। मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है, ये गठन किया है तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। तमिलनाडु के द्वारा पिछले साल डुगोंग संरक्षण, जो समुद्री गाय होती है, उसके संरक्षण पर भी नियम बनाए गए थे और संरक्षित किया जा रहा है। अर्थात समुद्री जीवों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है और संरक्षण प्रदान करने में इस एलिट फोर्स का महत्वपूर्ण भूमिका है। तमिलनाडु विधानसभा में फॉरेस्ट बजट की घोषणा के तौर पर वन मंत्री के रामचंद्रन ने बताया कि मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी क्षेत्र में एक समुद्री संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा यहाँ पे। और यहाँ के तमिलनाडु के सीएम हैं MK स्टालिन। ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा योजना को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है?
मनरेगा को पारदर्शी बनाने के लिए, इसका ombudsman की स्थापना करने के लिए। ऑप्शन ए है मनरेगा ऐप, ऑप्शन बी विकास ऐप, ऑप्शन सी लोकपाल ऐप, ऑप्शन डी ग्राम ऐप। यहाँ पे सही ऑप्शन है लोकपाल ऐप। लोकपाल ऐप का गठन ना कहा जाए, लोकपाल ऐप को निर्माण और इसको लॉन्च किया गया है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के तहत नरेगा की स्थापना 2006 में की गई थी और ग्रामीण विकास के लिए यह कार्य करता है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसके फादर एजेंसी है और इसका 2009 में नाम बदल दिया गया था और महात्मा गांधी एम नरेगा के नाम से इसे प्रसिद्धि मिली है। 2 अक्टूबर 2009 से यह मनरेगा के नाम से संचालित किया जा रहा है। 2 अक्टूबर 2009 amendment was made in the National Rural Employment Guarantee Act 2005 to change the nomenclature of the act of नरेगा to मनरेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है। ये हैं गिरिराज सिंह, पंचायती राज मंत्री हैं। अगला प्रश्न है भारतीय सेना ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस नाम से अपनी तरह का पहला हैकाथॉन लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सेना, ऑप्शन बी सुरक्षा, ऑप्शन सी सैन्य रणक्षेत्रम, ऑप्शन डी भारत माता। सही ऑप्शन है सैन्य रणक्षेत्रम। इस नाम से साइबर खतरे से बचने के लिए एक हैकाथॉन का शुरुआत किया गया है, लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है इंडिया एशिया एक्सप्रेस अंडर सी केबल किस दूरसंचार कंपनी की परियोजना है? इंडिया एशिया एक्सप्रेस सी अंडर सी केबल। ऑप्शन ए है रिलायंस, ऑप्शन बी वोडाफोन आइडिया, ऑप्शन सी गूगल इंडिया, ऑप्शन डी भारत नेट। यहाँ पे सही ऑप्शन है रिलायंस इंडिया। ये विश्व को समुद्र के अंदर से केबल के द्वारा जोड़ने की योजना है और इसे सिंगापुर तक जोड़ने का कार्य किया जा रहा है इंडिया एशिया एक्सप्रेस अंडर सी केबल के द्वारा। रिलायंस जियो की नेक्स्ट जनरेशन टेराबिट इंडिया एशिया एक्सप्रेस अंडर सी केबल सिस्टम एक मालदीव जिसका नाम हुमाले है को सीधे भारत और सिंगापुर से जोड़ देगा। यह मालदीव्स के लिए बेहद मददगार साबित होगा जो मुंबई और सिंगापुर से कनेक्ट होगा। यह जियो के ग्लोबल केबल सिस्टम पर आधारित होगा। अगला प्रश्न है ट्रांसजेंडरों को शिक्षकों की नौकरी में 1% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गुजरात। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक इसका सही आंसर है क्योंकि कर्नाटक के द्वारा ट्रांसजेंडरों को सभी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है जो बहुत अधिक सराहनीय है। 1% शिक्षक की नौकरी में भी यहाँ पे आरक्षण प्रदान किया जा रहा है जो हाल ही में इसकी घोषणा सरकार के द्वारा की गई थी। कर्नाटक के आगामी शिक्षक भर्ती में ट्रांसजेंडर्स को नौकरी में 1% आरक्षण का आदेश देने वाला पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। राज्य में कक्षा 6 और 8 के लिए होने वाली 15,000 शिक्षकों की भर्ती में 5,000 पद कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के लिए आरक्षित होंगे। आदेश के अनुसार आगामी भर्ती में कम से कम 150 पद ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे। यह फैसला सिविल सेवा नियम 1977 में संशोधन के बाद लिया गया है। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे खूबसूरत संग्रहालय म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर है दुबई। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर संग्रहालय का नाम है और इसका
उद्घाटन दुबई में किया गया था। इससे संबंधित जानकारी को देख लेते हैं। दुबईज म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, पर्यटकों के लिए दुबई का म्यूजियम ऑफ फ्यूचर संग्रहालय खुल गया है। अब टूरिस्ट टिकट लेकर इस संग्रहालय में लगने वाली प्रदर्शनियों को देख सकेंगे। यह म्यूजियम सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुलेगा। इस दौरान टूरिस्ट इस संग्रहालय में घूम सकते हैं। भारतीय मुद्रा में यदि देखा जाए तो यहाँ का टिकट जो है 3000 रुपये है, 3000 रुपये पर टिकट। यह है दुनिया का सबसे खूबसूरत म्यूजियम। म्यूजियम ऑफ फ्यूचर दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत माना जाता है। इसे पर्यटकों के लिए 22 फरवरी को खोल दिया गया। यह संग्रहालय 7 मंजिला है, सिल्वर अंडाकार इमारत है, जिसकी दीवारों पर दुबई के शासक के अरबी सुलेख वाक्यांश सुशोभित हैं। यह बिल्डिंग शहर के मुख्य राजमार्ग शेख जायद रोड पर स्थित है। इसकी जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई हैं वो बेहद खूबसूरत और दिल जीतने वाली हैं। काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 22 का आयोजन कहाँ किया गया? मिलन 22 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन यहाँ पे ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। तो यहाँ पे हुआ है नौसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन का, यह विशाखापट्टनम में हुआ है। सही ऑप्शन इसका बी है, विशाखापट्टनम। थीम है सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। शामिल देश 46। 25 फरवरी से शुरू हुआ था। ये 2 चरण में चला है, 9 दिनों की अवधि तक के लिए चलेगा। एक 25 से 28 फरवरी तक और दूसरा 1 से 4 मार्च तक। 2 टर्म में इसका आयोजन किया जाएगा, मिलन अभ्यास 2022 का। अगला प्रश्न देखते हैं, IBM ने भारत में अपना पहला साइबर सुरक्षा हब कहाँ लॉन्च किया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी सूरत। IBM ने अपना पहला साइबर सुरक्षा हब ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, बेंगलुरु में लॉन्च किया है। और विश्व में IBM का 2 स्थान पे ही साइबर सुरक्षा हब है, एक अमेरिका में USA में और एक बेंगलुरु में हब का स्थापना किया गया है साइबर सुरक्षा के लिए। IBM है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी। ये है 171 देशों में इसका विस्तार है। अरविंद कृष्णा इसके CEO हैं और 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान रूसा को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2026, ऑप्शन सी 2030, ऑप्शन डी 2035। यहाँ पे सही ऑप्शन है, रूसा को 2026 तक चलाने की योजना है। 2026 के बाद रूसा को बंद करके अन्य योजनाएं चलाई जाएगी। इससे संबंधित जानकारी को देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने 12,929.16 करोड़ रुपए व्यय के साथ राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान रूसा योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। ये रूसा जो है हायर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशंस को वित्त पोषण का कार्य करता है। राज्य सरकार को यह वित्त प्रदान करता है उच्च शिक्षण शैक्षणिक संस्थानों को चलाने के लिए। और 60-35 और 90-10 65-35 के अनुपात में अन्य राज्यों को और विशेष वर्ग के राज्यों के लिए 90-10 के अनुपात में यह दिया जाता है राशि। अर्थात 65 रुपया देगी केंद्र सरकार और 35 रुपया राज्य सरकार अन्य राज्यों में। और जो विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त राज्य हैं वहाँ पे 90 रुपया केंद्र सरकार देगी और 10 रुपया देगी
राज्य सरकार, अर्थात 90-10 का रेशियो है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने 900 किलोमीटर मारक क्षमता वाली खैबर बस्तर मिसाइल लॉन्च किया है? यहाँ पे ऑप्शन है ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी यूएई। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ईरान के द्वारा खैबर बस्तर मिसाइल लॉन्च किया गया है और यह अमेरिका के जितने भी नज़दीक में ठिकाने हैं इजराइल तक यह रेंज बना चुका है। ईरान का रेंज अमेरिका के जितने भी ठिकाने हैं उसको टारगेट कर सकता है। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी मार्टिन गुप्टिल, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी पृथ्वी शाह। यहाँ पे सही ऑप्शन है 3,307 रन सर्वाधिक रन बनाए रोहित शर्मा। विराट कोहली और मार्टिन गुप्टिल का रिकॉर्ड तोड़ करके रोहित शर्मा नंबर 1 पे T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, नदियों में फेरी सेवाओं के लिए नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन बी असम। यहाँ पे फेरी सेवा है, अर्थात अगर ये नदी है तो नदी के बीच में नाव के द्वारा आदान प्रदान वस्तुओं का किया जाता है। इस फेरी सेवा में गाड़ी मोटर का भी आवागमन नावों के द्वारा किया जाता है दूरी को कम करने के लिए। तो नाइट नेविगेशन ऐप इसमें लॉन्च किया गया है और असम में यह कार्य किया गया। ब्रह्मपुत्र नदी में भी इसका ट्रायल किया गया था। हेमंत बिश्व शर्मा लॉन्च किए हैं और IIT मद्रास के चीफ हैं के राजू और स्टेट ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट के राजू के साथ मिलकर के यह ऐप निर्माण किया है और कार्य किया जा रहा है फेरी सेवाओं पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NBA से मान्यता प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय कौन बना? NBA से मान्यता प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय, यहाँ पे ऑप्शन है BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे NBA राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता जो मिला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिला है। ऑप्शन डी सही आंसर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अर्थात विश्वविद्यालय को किस तरीके से चलाया जाए वह डिसाइड राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड करता है और इसके मानक पर सबसे खरा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उतरा है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन NBA, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन, स्थापना 1994 में हुई थी। अधिकार क्षेत्र भारत केंद्र सरकार, मुख्यालय इसका बेंगलौर में है। निदेशक इसके प्रोफेसर SC शर्मा हैं। मूल्यांकन एवं प्रत्यायन को मूलतः किसी भी शैक्षिक संस्था की गुणवत्ता की स्थिति को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। वास्तव में यह मूल्यांकन यह निर्धारित करता है कि कोई भी शैक्षिक संस्था या विश्वविद्यालय प्रमाणन एजेंसी के द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के मानकों को किस स्तर तक पूरा कर रहा है। गुणवत्ता के मानदंड यहाँ पे हैं, प्रदर्शन है संस्था का प्रदर्शन, पाठ्यक्रम का चयन, कार्यान्वयन, शिक्षण अधिगम, मूल्यांकन, छात्रों के परिणाम, संकाय सदस्यों का अनुसंधान कार्य, प्रकाशन, बुनियादी सुविधाएं तथा संसाधनों की स्थिति, संगठन, प्रशासन व्यवस्था, आर्थिक स्थिति तथा छात्र सेवाएं सारे स्तर पे चेकआउट होने के बाद चंडीगढ़ विश्वविद्यालय नंबर 1 पे आया है। नंबर 1 पे क्या इन्हें इसकी मान्यता प्रदान की गई है, सेटिस्फाइड।
अगला प्रश्न है, भारत और ओमान की वायु सेनाओं के बीच ईस्टर्न ब्रिज 6 सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? ईस्टर्न ब्रिज सैन्य अभ्यास, पहले तो यह जानना है कि ईस्टर्न ब्रिज सैन्य अभ्यास किस किस देश के बीच हुआ? भारत और ओमान के बीच हुआ ईस्टर्न ब्रिज सैन्य अभ्यास। ऑप्शन है ए जयपुर, बी जोधपुर, सी अजमेर, डी जैसलमेर। यहाँ पे ईस्टर्न ब्रिज ऑप्शन बी जोधपुर में, जोधपुर एयर बेस पे इसका शुरुआत किया गया था, अभ्यास हुआ था जोधपुर एयर बेस पे। भारत और ओमान की वायुसेना के बीच एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में ईस्टर्न ब्रिज 6 का अभ्यास हुआ। साथियों, ये थी आज इस सप्ताह की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिसे आपके सामने प्रस्तुत किया गया। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह की अगली वीडियो, अच्छे वीडियो को आप लोग के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और आप लोग के ज्ञान को बढ़ाने में अपनी तरफ से छोटा सा एक सहयोग समझें, ताकि भारत में शिक्षा को बढ़ावा देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए और एक भारत के नागरिक होने के नाते मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ मैं यह कार्य कर। साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।